हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज का जो अपना केमिकल काइनेटिक्स का है सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शन एंड इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट रिकॉर्ड किया था। ठीक है, एंड उसमें हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शंस, और मेनली जो डिस्कस किया था वो अपना रेट लो था। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अपन रेट लिख पा रहे हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, आज उसी रेट लो पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत से टफेस्ट से लगते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर अपन पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉर द रिएक्शन A plus B gives to product following the experimental datas are given। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटास दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में ये इसकी कंसंट्रेशन ये थी, बी की कंसंट्रेशन ये थी और अपने को इनिशियल रेट ये मिली। सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये कंसंट्रेशन थी, ये कंसंट्रेशन थी, ये रेट मिली अपने को। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये कंसंट्रेशन ए की थी, ये कंसंट्रेशन बी की थी और अपने को ये रेट मिली। ठीक है, और आपने को पता है जो अपना रेट लो होता है मेनली क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं है। एक्सपेरिमेंट से उसको क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंट से अपने ये रेट लो लिख सकते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही अपने को ये इनिशियल रेट वगैरह मिलती है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक होती है। ठीक है, जनरली ट्रिक ही मान लेते हैं उसको। ठीक है, वैसे तो इसको लेंथी तरीके से सोल्व करना चाहे बोर्ड वाले क्वेश्चन वो बोर्ड वाले बच्चे। ठीक है, तो अपने को इसमें रिएक्शंस स्टेप 1 लेने पड़ती है, रिएक्शन 2 उसका डिवाइड करते हैं, फिर जाके अपने को आंसर मिलता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे रेट कॉन्स्ट रेट ऑफ लो कैसे लिख सकते हैं। ठीक, अपने को बताया रेट लो लिखने के लिए अपने को एक्स और वाई जो ऑर्डर है अपने को ये याद होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है ये याद होनी चाहिए। अपने को कैसे निकालने हैं, इन्हीं डेटा से निकालने हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपन ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाले। ठीक है, तो अपने को बी के जो कंसंट्रेशन है उसके कुछ एक्सपेरिमेंट देखने पड़ेंगे जो कि क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, जैसे देखो अगर अपन ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाहे तो बी जो कंसंट्रेशन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है उनमें जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अपन इसमें लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखें ए की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, जस्ट ट्वाइस हो गई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है जो पावर से आपको क्या करनी है, इक्वल करनी है सभी को। जैसे 10 की पावर 4 है तो आप सभी को 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर ले, इसको 10 की पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, जब हम कंसंट्रेशन ए की फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से थर्ड एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन कैसी हो रही है बेटा, ट्वाइस हो रही है। ठीक है, यहाँ से रेट भी क्या जा रही है, 4 से 16 मतलब 4 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा बेटा, अगर मैं 2 की पावर n क्या रखूं कि अपने पास 4 आ जाए तो आपका आंसर होगा 2। 2 की पावर 2 रखूंगा तो 4 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब बेटा अपने पास जो r होगा वो क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ए के रिस्पेक्ट वाली कोई रिएक्शन एक्सपेरिमेंट देखने पड़ेंगे जिनमें कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें कंसंट्रेशन सेम है, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। जबकि बी वाले में ए एक्सपेरिमेंट से दूसरे एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है बेटा, चेंज आ रहा है। कंसंट्रेशन जस्ट क्या हो रही है, ट्वाइस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन इनिशियल रेट जो है कैसी हो रही है, जस्ट ट्वाइस हो रही है। मतलब ये है कि 2 की पावर यहाँ पे क्या रखे, ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे क्या रखी कि अपने को रेट भी सेम मिल जाए। मतलब कंसंट्रेशन डबल करने पर बी की रेट भी अपने को क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी पावर मैं 1 रखूं, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, सेम मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आर जो यहाँ से आ जाएगा इसके लिए, बी के लिए वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तब यहाँ से मैं रेट लो लिखता हूँ कि ए के कंसंट्रेशन उसका ऑर्डर 2 और बी की कंसंट्रेशन उसका ऑर्डर 1। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से 2 + 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 3। तो ये अपना हो गया रेट लो और ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे मान लो किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपको जाना है, ठीक है, तो आपको जैसे मान लो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो बी के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, उस एक्सपेरिमेंट को देखना पड़ेगा जिसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। ठीक है, कि कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा हो। और वहां पर क्या करेंगे, उसी सेम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, ए से उस सेम एक्सपेरिमेंट में जाएंगे जहां पे बी की कंसंट्रेशन सेम कांस्टेंट थी, तो अपने पास क्या होगा, कुछ अपने को डबल या हो सकता है कि कंसंट्रेशन डबल हो जाए, हाफ हो जाए, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके रिस्पेक्ट में फिर अपन क्या देखेंगे,
रेट भी देखेंगे, ठीक है, रेट डबल हो रही है, फोर्थ हो रही है, 8x हो रही है ना, 10x हो रही है, 12x हो रही है, जो भी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, 2 की पावर n मान के क्या कर लेंगे, वहां पे अपने का ऑर्डर फाइंड कर लेंगे, ए के रिस्पेक्ट में भी, बी के रिस्पेक्ट में भी, और रेट लो लिख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही सेम करते हैं, ठीक है। मान लो अपने को ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो बी की कंसंट्रेशन कौन सी लेनी पड़ेगी, जहां पे सेम है, ये वाली एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 वाली, यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ए की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से सेकंड में जा रहे हैं तो क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले पावर सेम कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ये सही है, इसको भी -5 में कर लेते हैं, ठीक है। तो जब देखो, जब ए की कंसंट्रेशन को अपन ए एक्सपेरिमेंट से बी एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रेट क्या हो रही है, 10 से 5 मतलब हाफ जा रही है, ठीक है। हाफ कब जाएगी बेटा, अपनी रेट होगी, देखो 2 की पावर n, ठीक है, और अपने को निकालनी है, और रेट क्या हो गई अपनी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें कि रेट अपनी हाफ आ जाए, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से सोल्व करें, तो यहाँ पे क्या हो, हाफ आ जाए, ठीक है, हाफ आ गई अपनी रेट। तो यहाँ पे देखो बेटा, इस 2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -1 और 2 की पावर n, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। कि मतलब ऐसे जैसा जब हम एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में जा रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो अपने को क्या मिल रही है, ऑर्डर अपने को -1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रेट लिख लेंगे, रेट लो लिख लेंगे यहाँ से ए के रिस्पेक्ट में -1, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में देखो, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालने के लिए अपने को ए के कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो वो कौन से एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट हो रही है, सेकंड एंड थर्ड में कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड और थर्ड में क्या हो रही है, डबल हो रही है, और यहाँ से अपन जब सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं तो रेट क्या हो रही है, 540 मतलब लगभग 8 टाइम्स क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 की पावर n करूं, n की वैल्यू क्या रखोगे, अपने को रेट 8x टाइम मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखने पर क्या रेट अपने को 8x टाइम मिल जाएगी, यस। तो यहाँ से मैं रेट लिखूंगा ना, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। रेट लो लिखते हैं, आर के, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा बेटा, -1 + 3, तो इक्वल से, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है, ट्रिक से सोल्व करना है, ज्यादा लेंथी नहीं करना, क्योंकि अपने को एग्जाम में क्या अपना अपना टाइम सेव करना होता है, ताकि जो अच्छे क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है उनको टाइम दे सके, ठीक है। नेक्स्ट ये अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है। इसमें भी देखो डेटा गिवन है, रेट भी गिवन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दी गिवन है, ठीक है, यूनिट दी हुई है, ठीक है। देखो बात करते हैं, यहाँ पे अपन अपने को रेट लो लिखना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं ऑर्डर निकालना चाहूँ, ठीक है, रेट लो के लिए ए के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में मैं अगर ऑर्डर निकालना चाहूँ तो कैसे, तो बी के मेरे को कौन से एक्सपेरिमेंट लेने पड़ेंगे जहां पे बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है और फोर्थ है, मतलब फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा हूं मैं, तो बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा, कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। तो अब ए में देखते हैं, फर्स्ट से फोर्थ में जाने पर, फर्स्ट से फोर्थ में जाने पर ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, 4x टाइम हो रही है, ठीक है, 0.1 से 0.4 में जा रहा है, 4x टाइम हो रही है। तो यहाँ से रेट में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको सेम कर लो पावर को, यहाँ पे पावर सेम करने के लिए 72 हो जाएगा -3, यहाँ पे 288 इंटू -3, ठीक है, और ये हो जाएगा 24 -3। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इनको जरूर आप सेम कर ले, ठीक है, पावर्स को, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी फील ना हो, ठीक है। जब हम कंसंट्रेशन ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट 1 से कहा जा रहे हैं, फोर्थ में जा रहे हैं, तो यहाँ से रेट भी क्या होगी, 1 एक्सपेरिमेंट से फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, तो यहाँ से जैसे 1 से फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं तो रेट भी क्या हो रही है बेटा, 4x टाइम हो रही है। मतलब जब कंसंट्रेशन 4x टाइम कर रहे हैं, रेट भी 4x टाइम हो रही है, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, कंसंट्रेशन ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। मतलब जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही रेट है बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर अपन ने निकाल लिया, वो कितना आ गया 1। बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाहें तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो ए कंसंट्रेशन को ऐसे कौन सा एक्सपेरिमेंट है जहां पे ए कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट। तो देखो सेकंड और थर्ड में क्या है बेटा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखो जब हम बी कंसंट्रेशन में, ठीक है, ऑर्डर निकालने के लिए सेकंड से थर्ड में एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल, ठीक है। और यहाँ पर जब अपन
सेकंड से थर्ड एक्सपेरिमेंट में जाएंगे बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालने के लिए। तो यहाँ पे बेटा जब देखेंगे तो 72 को लगभग अपन 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 288, ठीक है, मतलब 4 टाइम हो रहा है, ठीक है, मतलब जब हम कंसंट्रेशन बी की 2x कर रहे हैं तो ये क्या हो रही है 4 टाइम जा रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि रेट लिखेंगे, ठीक है, और अपन ये कांस्टेंट तो लिख देते हैं, ठीक है, आप ये यहाँ पे ये लगाइए, ठीक है, प्रोपोर्शनल के साइन, तो रेट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी की कंसंट्रेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से रेट लो लिखते हैं R इक्वल टू के ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपना हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में और भी है, ठीक है, आपको सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन आता जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। कि अपने को देखो जस्ट क्या करना है, अपने को कोई 2 एक्सपेरिमेंट ऐसे ढूंढने हैं, जैसे मान लो कि अपने को ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो बी के ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको चेक करने हैं जहां पे कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी तो रेट जो होगी वो ए के टर्म्स में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने देखा इसमें फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या हो रही है, बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो मैंने फर्स्ट और फोर्थ में देखा ए के लिए, तो फर्स्ट और फोर्थ में जाते हैं अपन तो ए क्या हो रहा है 0.1 से 0.4 में जा रहा है, मतलब जो कंसंट्रेशन क्या हो रही है लगभग 4 टाइम क्या हो रही है चेंज हो रही है। वैसे ही मैंने रेट देखी, ठीक है, कि जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से फोर्थ एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं तो रेट भी क्या हो रही है 4x टाइम हो रही है, मतलब सेम जैसे हम क्या कर रहे हैं कंसंट्रेशन में चेंज 4x टाइम, रेट भी 4x टाइम, इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा, पावर 1 पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ए की पे, ठीक है। वैसे ही बी के लिए निकाला तो ए की कंसंट्रेशन ऐसे एक्सपेरिमेंट अपने को चेक करनी है जहां पर ए की कंसंट्रेशन क्या हो कांस्टेंट हो, ठीक है, और फिर उसी एक्सपेरिमेंट में अपन क्या करेंगे बी की कंसंट्रेशन को चेक करेंगे, रेट को चेक करेंगे और फिर अपन क्या लिख लेंगे रेट लो लिख लेंगे, ठीक है। इससे रेट लो लिखा टोटल और इनके पावर्स जो होती है उनके नंबर को ऐड करने पर अपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, आपके हमारे जो पेपर्स डले हुए हैं ऐप के ऊपर उस पर भी मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस एंड आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से रखनी है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट बताया उस बेसिस पे करोगे प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो अपन पढ़ रहे हैं कुछ नहीं है, इनके पावर्स का सम, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर्स का सम क्या कर देंगे अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लो, ठीक है। जैसे अपने पास ये a + b = प्रोडक्ट एक रिएक्शन है, उसके लिए रेट रो मैंने ये लिखा, तो x और ये y जो इसकी पावर है उनका ऐड कर दो, यही क्या होगा अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। x + y को जैसे ऐड कर देंगे तो अपने पास यही क्या होगा बेटा अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, ठीक है, अभी देखा हमने पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव भी, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, 1.5 भी हो सकता है, हम इसको 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग एक्सपेरिमेंटल डेटास के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को क्या मिल सकती है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गई अपनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मोलिकुलरिटी के बारे में, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कि कुछ नहीं होता बेटा कि एक रिएक्शन में कितने स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, बस उनके नंबर के बारे में बताना अपना, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक अपने पास स्पीसीज हो सकती है, 2 हो सकते हैं, ठीक है, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि बेटा जैसे जब मान लो कि 2 स्पीसीज होंगी तो वो इस ओरिजिन में टकराएंगे, ठीक है, 3 स्पीसीज होंगी तो वो ऐसे टकराएंगे, ठीक है, 3 से ज्यादा जो होंगी वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होने वाली, ठीक है, 3 से ज्यादा स्पीसीज होंगी तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो ओरिएंटेशन है वो भी क्या है 3 XYZ, तो मॉलिक्यूल उधर से ही आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं आसमान से टपक गया, ठीक है। तो यहाँ से मॉलिक्यूलिटी हमेशा क्या होगी 3 से ज्यादा नहीं होने वाली, 3 के इक्वल हो सकती है, इसका मतलब 1 2 3 m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3। देखो मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है, जैसे ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसके लिए मोलिकुलरिटी लिखूंगा तो वो कितनी हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। देखो कुछ नोट पॉइंट याद रखने, फर्स्ट मोलिकुलरिटी कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल, जाहिर सी बात है बेटा, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी तभी तो रिएक्शन कंप्लीशन पे जाएगी, ठीक है, और हो सकता है जैसे मान लो कि क्या ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है,
उनकी वैल्यू मतलब उनकी एम की वैल्यू -2 और वो रिएक्शन कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जीरो भी नहीं हो सकते, अगर मॉलिक्यूल से जीरो हो जाएंगे तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, और फ्रैक्शनल भी डेटा नहीं हो सकता, ठीक है। वो अलग बात है, उनके मोल्स के नंबर अपन अलग अलग फ्रैक्शनल में भी ले सकते हैं, ठीक है, और होल नंबर में भी ले सकते हैं जो, ठीक है। बट मॉलिक्यूल्स जो होंगे अपने को नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। और m कैन नॉट बी मोर देन 3, मतलब m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये वैल्यू हो सकती है कि मोलिकुलरिटी अपने पास कितनी मिल जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए एंड 3 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। तो ये बात होगी मोलिकुलरिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। जैसे देखो इसमें एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज है तो मोलिकुलरिटी 1, इसमें दो रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब HI प्लस HI तो मोलिकुलरिटी 2, यहाँ पे 2 NO है, ठीक, एंड एक O2 है, तो 3 स्पीसीज हो गई, तो इसकी मोलिकुलरिटी 3, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्री रिएक्शन अगर आपको दी जाए क्वेश्चन के अंदर और आपको पूछे मोलिकुलरिटी क्या है, तो आपको जस्ट रिएक्टेंट्स के नंबर गिनने हैं कि नंबर कितने, रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने होंगे, वो इसकी क्या हो जाएगी, मोलिकुलरिटी हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आसानी से बन जाएगा। अब देखो ये पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है, मोलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जिसमें मैकेनिज्म हो, ठीक है, एक से ज्यादा स्टेप देखने को मिले, बट डिफाइंड फॉर ईच स्टेप फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बट अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें मैकेनिज्म है, इसमें 2 स्टेप है, ये पहला ये दूसरा, बट अपन एक सिंगल स्टेप के लिए तो मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं। जैसे इसके लिए बात करूं तो इसके लिए मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, और इसके लिए बात करूं तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंगल स्टेप के लिए अपन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म हो रही है, मैकेनिज्म अपने को स्टेप देखने को मिल रहा है। जब तक कि अपने को स्टेप का पता नहीं है तो मोलिकुलरिटी कैसे बता सकते हैं। देख यहां से अगर अपन बताएं तो यहां से अपन बता देंगे 2 होगी, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है, जब तक अपने को मैकेनिज्म ना पता हो। तो अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अपने को स्टेप्स पता होंगे, तो स्टेप्स पता होंगे तो फिर मोलिकुलरिटी पर स्टेप बता सकते हैं। सीधी सी बात ये आपको यही याद रखना है कि अगर आपको स्टेप दिए हुए हैं, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी हुई है जिसमें मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारे स्टेप है, तो पर स्टेप के अपन मोलिकुलरिटी बता सकते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन की नहीं बता सकते। ये पॉइंट याद रखना है, मोलिकुलरिटी के केस में ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। मोलिकुलरिटी क्या होती है, मोलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने रिएक्टिव स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वही क्या हो जाएगा, अपनी मोलिकुलरिटी हो जाएगी। और ये बेटा जो मोलिकुलरिटी है क्या एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तीसरी बात करें, m कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल। ये पॉइंट तो हमने देखा ही है कि जो मोलिकुलरिटी है वो जीरो भी नहीं हो सकती, ठीक है, और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती, और क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फोर्थ पॉइंट की, नॉट डिफाइंड फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये भी हमने डिस्कस किया कि अपन इसको क्या नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मैकेनिज्म हो सकती है और उसमें बहुत सारे स्टेप देखने को मिल सकते हैं, बट पर स्टेप के लिए अपन मोलिकुलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी के बारे में बातें। अब करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बातें। ऑर्डर ऑफ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है A प्लस बी से अपने के पास बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक, तो इसके लिए मैं रेट लॉ लिखता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ A इसकी पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर y। तो जो x प्लस y है ना बेटा, यही क्या है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं उनका ही सम क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन अपने को दी जाएगी, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये हमने रेट लॉ में बात की थी कि जो अपना रेट लॉ है वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रेट लॉ अपना क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है देखा हमने, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए याद रखना। और डिफाइन फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शन, और इसको अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ से कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है,
ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट सारे याद होने चाहिए, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट ही तो है, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन है। ये थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। इसमें नेगेटिव जीरो एंड फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एंड फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। और बात करें नॉट डिफाइंड फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको डिफाइन नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, इसको डिफाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। 1 मिनट देना बेटा। हेलो। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया अपना मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बातें हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नोट, कुछ पॉइंट है, नोट पॉइंट है। देखो, इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट लो इज डिटरमाइंड द फॉर स्लोएस्ट स्टेप। अभी बात की कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी लिख सकते हैं एंड इसके लिए लिख सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कहां लिख रहे हैं, जबकि उसका जो स्लोएस्ट स्टेप है ना उसी के लिए लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज स्लोएस्ट स्टेप, द मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप आर इज सेम, ठीक है। जो मतलब स्लो स्टेप होगा उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या होगी, स्लो स्टेप की मोलिकुलरिटी हो जाएगी। देखो जैसे बात करते हैं 2N2O5 gives to 4NO2 and O2, ठीक है। इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है। पहले स्टेप में N2O5 किस में जा रहा है, NO2 प्लस NO3, ये क्या है, स्लो स्टेप है। देन सेकंड स्टेप NO3 यहां से रिएक्ट होके N2O5 से रिएक्ट किया, ठीक है। तो क्या बना है, NO2 एंड O2, ठीक है। इसको ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, NO2 एंड O2, ठीक है। तो ये स्लोएस्ट स्टेप हो गई, इसके लिए मैं रेट लो लिखूं कि N2O5 और इसकी पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 1, और यही क्या हो जाएगी फिर अपनी मोलिकुलरिटी हो जाएगी। कि मतलब ये पॉइंट ये बोल रहे हैं कि अपने को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, स्लोएस्ट स्टेप ढूंढनी पड़ेगी। स्लोएस्ट स्टेप पता होगी अपने को। देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपने को ये मैकेनिज्म दी जाती है, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, मैकेनिज्म दी जाती है, स्लो एंड फास्ट दोनों चीजें लिखी जाती है, ठीक है। आपको देखना है कि स्लो कौन सा है, ठीक है। उसके लिए रेट लो लिख लो, उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही मोलिकुलरिटी के इक्वल होने वाला है, ठीक है। ये हो गया अपने नोट पॉइंट के बाद, जिसको याद रखने वाली चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कैसे क्या होता है इसमें, तो जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसमें क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो अपने को क्या मिलता है, जैसे इसके नाम में आ रहा है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो अपने को देखने को मिलता है 1, बट यहाँ पे मोलिकुलरिटी क्या होती है अपने को डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। मोलिकुलरिटी जो होती है नॉट 1 इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे देखो रिएक्शन इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने को 1 मिल रहा है, ठीक है, बट मोलिकुलरिटी इज नॉट 1 इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे इसके एग्जांपल्स नहीं देखते हैं, ठीक है। स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन का एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं किसका, एस्टर का, ठीक है। ये अपना एस्टर हो गया, इसका कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा अपने पास, एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल, ठीक है। इसके लिए मैं रेट लो लिखूंगा K इक्वल टू R इक्वल टू K, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन अपन क्या मान लेते हैं ऊपर, तो यहाँ पे यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा अपना वो तो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। बट की मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 एटम्स क्या कर रहे हैं इसमें, 2 मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट, बट यहाँ पे मोलिकुलरिटी क्या है, 2, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 मिलता है अपने को, मोलिकुलरिटी का कोई फिक्स पता नहीं है, ठीक है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है, जैसे C12
H22O11, ठीक है। आज इस पेन को क्या हो रहा है, O11, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। अपन इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किसका, शुगर का, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ठीक है, सॉरी। तो गिव्स टू एसिटिक, अपने को देगा ये ग्लूकोज, प्लस अपने को देगा ये फ्रैक्टोज, ठीक है। इसके लिए रेट लो लिखेंगे, R इक्वल टू A कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, प्योर लिक्विड के लिए जीरो कर लेंगे इसको। वही बात है, यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कितना आ जाएगा 1, बट मोलिकुलरिटी यहाँ पे भी क्या है, दो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो मोलिकुलरिटी यहाँ पे भी। तो ये बात होगी अपनी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है बेटा। ये भी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि नाम में सूडो है, ठीक है। जिसके नाम में सूडो है वो बेचारा खुद भी सूडो ही होगा, ठीक है। तो इसको देखना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 होगा, बट मोलिकुलरिटी क्या हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रेट रेट ऑफ इक्वेशन में सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंटीग्रेट जो रेट इक्वेशंस में बात करेंगे, जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे एंड सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। इसमें देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बेटा, जिसका नाम ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन, का मतलब जैसे देखो मानो कि अगर ये कोई रिएक्शन है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसके लिए मैं रेट लो लिखता हूँ K, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इसका ऑर्डर कितना होगा, जीरो, मतलब ये क्या हो गया 1। इसका मतलब जो रेट जो है रिएक्शन की वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है रिएक्टेंट की, ठीक है। देखो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, द रिएक्शन इन विच रेट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी बात की, जो रेट है रिएक्शन की वो इंडिपेंडेंट है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। सम एग्जाम जो कैटलिस्ट रिएक्शंस होती है बेटा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है, ठीक है। सारी की सारी नहीं, कुछ एंजाइम्स जो कैटलिस्ट जो रिएक्शंस है वो। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मैटर, ठीक है, सरफेस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। डिकम्पोजिशन जैसे मतलब हो सकता है, जैसे H2 गैस अपनी है वो किस पे, Pt के सरफेस पे क्या हो रही है, डिकम्पोज, ठीक है। डिपोजिशन सॉरी डिपोजिशन, जैसे H2 गैस Pt के सरफेस पे क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है, वो भी किस टाइप की रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर टाइप की रिएक्शन। डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ठीक है, जैसे 2HI ब्रेक डाउन होके H2 प्लस I2 दे रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ HI इन गोल्ड सरफेस, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। ठीक है बेटा, डिकम्पोजिशन दिया हुआ है और इसमें ये एग्जांपल इसका दिया हुआ है, सॉरी ये एग्जांपल इसका दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, डिपोजिशन नहीं, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन में जैसे 2HI किस पे, H2 प्लस I2 में जा रहा है गोल्ड सरफेस, मेटल की सरफेस वाली जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सॉरी फॉर दिस। एंड नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम एट हाई प्रेशर एट प्लेटिनम सरफेस। इस रिएक्शन को देखें, अमोनिया गैस, ठीक है, रिएक्शन हो रही है अपनी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अमोनिया गैस, ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन जा रही है, अपने को क्या मिलेगा, N2 गैस 3H2 गैस, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 1130 केल्विन एंड हाई प्रेशर एंड पीटी सर। एनसीईआरटी में दी हुई बेटा, सारे एग्जांपल अपने एनसीईआरटी में दिए हुए, ठीक है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ सकता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल कहाँ दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखने जीरो ऑर्डर फर्स्ट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं वो आपको याद रखने। हो सकता है किसी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, तीनों एग्जांपल दे दे, कोई अदर एग्जांपल दे दे, नन ऑफ दिस का, तो आपको क्या करना है, ये टिक करके आना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, देखो अब इसमें बात करते हैं अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से अपने को कॉन्सेप्ट अपने फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लो अपने पास, ठीक है, तो ए रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है। इसके लिए मैं रेट लो लिखूंगा, तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो, ठीक, आर इक्वल टू क्या आ गया अपने पास ए, ठीक है बेटा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया, रेट कांस्टेंट के। हमने देखा था पीछे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था
तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिसअपियरेंस और ए टाइम के साथ एंड के। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि टाइम के साथ जो ए है वो क्या हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, dt को उधर लेके जाता हूँ, ठीक है, तो ये इक्वेशन ये हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से बेटा इंटीग्रेशन कर दूं बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन माना कि सी नोड एंड फाइनल कंसंट्रेशन माना कि सी टी, यहाँ पे टाइम 0 एंड टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ से देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a सी नोड टू सी टी माइनस इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा t के साथ में है 0 टू t। तो इसको देखो सोल्व कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस सी टी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी नोड इक्वल टू के, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल लिमिट टी होगी 0 होगी, तो ये क्या हो जाएगा के टी। तो यहाँ से बेटा मैं अगर सी टी को साइड लेके जाऊँ, सी टी तो सी नोड माइनस के टी, ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और बेटा इसी फॉर्मूला से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, सी टी इक्वल टू सी नोड माइनस के टी। इसके लिए मैं ग्राफ बनाऊं तो ये देखो रिएक्शन कैसी है, सी टी इक्वल टू सी नोड माइनस के टी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, इस टाइप की इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। इसके लिए मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, इसके बीच में बेटा सी टी और टाइम के बीच में, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ, तो अपना स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और इंटरसेप्ट ऑफ करना क्या दिया हुआ है, सी नोड, ठीक है, इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, सी नोड, और यहाँ पे जो स्लोप होगा बेटा कितना हो जाएगा, ठीक है, मतलब अगर आपको सी टी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है तो आप स्लोप से क्या बता सकते हैं, अपना रेट कांस्टेंट बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो एक बात तो हो गई ये, दूसरी बात, पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे मान लो ए जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियल टी जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन माना कि अपन ने ए थी, टी टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन हो गई ए माइनस एक्स, मतलब कुछ एक्स अमाउंट क्या हुआ, कंजुग हो गया रिएक्शन में, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट में से कुछ एक्स अमाउंट चला गया। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन तो अपनी क्या थी ए, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी अपनी ए माइनस एक्स। क्या ये वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो सी टी क्या है, ए नोड माइनस एक्स इक्वल टू ये सी नोड ए माइनस के टी, ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ए से ए गया तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी, और माइनस से माइनस साइन क्या, एक्स इक्वल टू क्या आ गया के टी, ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या आ गया के टी। तो यहाँ से अपन जो कंज्यूम अमाउंट है वो क्या निकाल सकते हैं, अगर अपन को रेट कांस्टेंट और टाइम का पता है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, जो अमाउंट रिएक्टेंट का कंज्यूम हो चुका है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वो अपन क्या से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं ग्राफ देखूं एक्स और टाइम के बीच का ग्राफ, तो कैसा होगा बेटा, वो लीनियर ग्राफ होगा और ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसके लिए स्लोप क्या होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी यहाँ पे क्या है जीरो, इंटरसेप्ट जीरो है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्राफ इसके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से अपन क्या होगी, यहाँ पे x क्या है, amount of reactant those consumed, मतलब जो अमाउंट क्या हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है, ठीक है। ये बात होगी, एक तो ये फॉर्मूला हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने क्या निकाली, जो कंज्यूम अमाउंट है रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्टेंट क्या हो गया अपना चला गया प्रोडक्ट में, वो निकाल सकते। तीसरी बात यहाँ पे पूछी जाती है बेटा, दो चीजें पूछी जाती है, एक तो टी 100% या फिर टी कंप्लीट, कि मतलब 100% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट किस रिएक्टेंट किस में चला जाए, प्रोडक्ट में चला जाए, ठीक है। तो इसके लिए कैसे निकाल सकते हैं, देखो जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाए तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे सीटी क्या हो जाएगी जीरो, तो इस इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं सीटी इक्वल टू सी नोड माइनस के टी, ठीक है, सीटी क्या होगा जीरो, सी नोड माइनस के टी, तो सी नोड निकालूंगा मैं यहाँ से के टी, और टी यहाँ पे ये
100% का लेना है टाइम, मतलब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो चुकी है उसका टाइम निकालना है, ठीक है। तो T 100% अपने पास क्या आ जाएगा, T नोड अपॉन T। अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट का पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, T 100 निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे की जाती है, जब रिएक्शन कितनी परसेंट खत्म हो जाए, 50%, ठीक है, और हाफ लाइफ, ठीक है, इसकी बात की जाती है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, जब रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गई, इसका मतलब कंसंट्रेशन भी हाफ रह गई होगी, तो जो अपनी सीटी होगी उसकी वैल्यू क्या जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ, ठीक है। तो अपन इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, पहले वाले में देखो सारे जो चीजें हैं वो फर्स्ट वाले फॉर्मूला से ही निकाल पा रहे हैं, तो आपको वो फॉर्मूला तो जरूर याद रखना है, ठीक है, बाकी कुछ याद हो या ना हो, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नोड बाई 2, ये सी नोड माइनस के टी, ठीक है बेटा, सी नोड इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी नोड बाई 2 इक्वल टू के टी, तो ये 50% का टाइम है, ठीक है, ये क्या है 50% का टाइम, तो T50 निकालेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, सी नोड बाई 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से T50% और सी नोड के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कैसा होगा अपना, स्ट्रेट लाइन, T50% और सी नोड का ग्राफ बनाना चाहूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा होगा अपना, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ का जो स्लोप होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 1/2 के। तो ये चीज आप ध्यान रखो, अगर आपको T50 और सी नोड इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ देते हैं तो आप स्लोप से क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बातें हो गई अपनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसकी, जो क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, वो बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप बेटा आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ है बट समझ में आया होगा, ठीक है। आप अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो लेक्चर को 1 से 2 बार देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। और क्रैश कोर्स से उसके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी प्रेफर कीजिए इस चैनल को, ठीक है, एसीआई साइंस को, एंड जो हमारा ऐप है अपना कैरियर इंस्टीट्यूट उसको भी क्या कीजिए, प्रमोट कीजिए बेटा। आपका सपोर्ट ही हमको क्या कर सकता है, इस मुकाम तक ले जा सकता है जिस मुकाम पर हम आपके क्या कर सके, बहुत बड़े लेवल पर बड़े स्केल पर क्या कर सके बेटा, आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस सेशन, ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।